हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मोनिका से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लॉ अपडेट्स विद मोनिका में। तो हम लोग कर रहे थे बीएससी का चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 2 भी चैप्टर 2 के हमने 15 सेक्शन कर दिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ है जिसका नाम है एडमिशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 15 से, एडमिशन से। एडमिशन क्या होता है, सबसे पहले ये सब आपको जानने की जरूरत है कि एडमिशन क्या होता है। Without wasting any single minute, we will start our new section, section 15, which is admission. Section 15 से 25 तक एडमिशन की सेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है एडमिशन और कन्फेशन, ये दो चीजें होती है ना। दोनों चीजें ही सेम ही होती है। दोनों में ही किसी चीज को एक्सेप्ट करना होता है, एडमिट करना होता है, लेकिन एक इनमें मेजर जो डिफरेंस है वो है एडमिशन होता है किसी भी फैक्ट का एडमिशन, ठीक है। किसी फैक्ट का एडमिशन जो कि रिलेटेड है फैक्ट इन इश्यू से, फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट से, ठीक है। तो एडमिशन होता है किसी भी फैक्ट का एडमिशन। ये वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्फेशन भी एक्सेप्टेंस ही होता है किसी चीज का, लेकिन ये होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। आपने कुछ कर दिया, सपोज कोई चोरी कर ली, किसी के साथ मारपीट कर ली, तो आप उस गुनाह को कबूल करने के लिए जो एडमिट करते हैं, आप ये कहते हैं हाँ ये मैंने कर दिया, ये मुझसे हो गया, या ये मैंने किया है। तो वो होता है कन्फेशन, कि आप अपने गिल्ट का एडमिशन दे रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं कि ये काम आपने किया, जो भी है, चोरी की है, किसी के साथ मारपीट किया है, झगड़ा किया है। तो कन्फेशन होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट और एडमिशन होता है किसी फैक्ट का एडमिशन। तो ये चीजें समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, है ना, और इन दोनों को समझना भी बहुत जरूरी होता है आगे के सेक्शंस के लिए भी, और इस चैप्टर को क्या पूरी बीएससी को समझने के लिए, बीएससी हो या फिर कुछ भी कोई भी एक्ट हो, आपको समझने के लिए ये छोटे छोटे जो फॉर्म है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दिया कि एडमिशन क्या होता है और कन्फेशन क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं हमारे सेक्शन 15 से। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, आपके हाथ में बुक जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वीडियो देख ली, कोई भी लेक्चर देख लिया और आपको पता ही नहीं कि बुक में वो सेक्शन कहता क्या है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि बुक में वो सेक्शन कहता क्या है। अब सेक्शन 15 हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एडमिशन। तो सेक्शन 15 क्या डिफाइन करता है, सेक्शन 15 डिफाइन करता है एडमिशन। व्हाट इज एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन क्या है, एडमिशन है एक स्टेटमेंट जो हम देते हैं, है ना। अब वो स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है ना, और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ना। आप किसी भी चीज के लिए ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं, आप वर्बली भी बोल सकते हैं हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीज है, दैट इज फैक्ट, है ना, दैट इज स्टेटमेंट यू आर सेइंग। तो स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है आपकी, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इनको भी एविडेंस में काउंट किया जाएगा। तो
तो सेक्शन 15 में हमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। ये तो होगी एक चीज सेक्शन 15 में जो बोल रखी है। सेकंड चीज ये है कि हियर इन आफ्टर, हियर इन आफ्टर इसका मतलब समझते हैं ना आप लोग। हियर इन आफ्टर का मतलब है सेक्शन 15 के बाद एडमिशन के जितने भी सेक्शन आते हैं, है ना, उनमें ये सब रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। ये जो एडमिशन का जो वो है टॉपिक है या एडमिशन की जो डेफिनेशन है, तो हियर इन आफ्टर रेलेवेंट होगी, ठीक है। तो सेक्शन 15 हमें एडमिशन की डेफिनेशन देता है कि एडमिशन क्या है। एडमिशन इज ए स्टेटमेंट विच इज गिवन ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओके। अब सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। किसी भी तरह का एडमिशन जो या तो फैक्ट इन इश्यू की जो हमारी जो पार्टी है, सपोज ए और बी है ना, ए और बी ये दो पार्टी हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों पार्टी के की तरफ से यदि किसी का आता है एडमिशन वो, ठीक है, या इनके एजेंट की तरफ से कोई भी एडमिशन किया जाता है तो वो सब रेलेवेंट होता है ना। जैसे मान लो आप किसी फैक्ट को एडमिट कर दो कि हाँ ये ऐसा ऐसा फैक्ट है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, तो वो आप किसी पक्ष में पार्टी भी है तो वो आपकी तरफ से भी रिलेवेंट है। यदि आप किसी एजेंट को ऑथोराइज करते हैं, वो एजेंट आपका बोल दे कि हाँ आई एम ऑथोराइज्ड एजेंट और ये ऐसा ऐसा फैक्ट है, वो उस फैक्ट को एडमिट करता है किसी फैक्ट इन इश्यू में, किसी डिस्प्यूट में, तो वो क्या रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कि, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऐसी स्टेटमेंट जो किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दी गई है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, किसी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दी गई है या उसके लिए दी गई है, ठीक है, तो ये भी रेलेवेंट रहेगी। कितनी बार हम किसी पर्सन को ऑथोराइज करते हैं ना कि हाँ ये हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, है ना, कि ये हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से वो जो एडमिट करता है वो उसी पक्षकार की तरफ से एडमिट माना जाएगा जिसने उसको ऑथोराइज किया है, ठीक है। तो सामने दूसरी पार्टी इस पर भी स्यू कर सकती है, इसके जिसने इसको ऑथोराइज किया है उस पर भी कर सकती है ना, इसके मालिक पे, ऑनर पे, किसी पे, ठीक है। तो इस पर सू किया भी जा सकता है और इसकी तरफ से भी किया जा सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, सेकंड में पॉइंट में यही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसका थर्ड पॉइंट कहता है सेक्शन 2 का सेकंड पॉइंट ये कहता है
ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधित है। कोई पर्सन होते हैं, है ना, उनका किसी चीज में पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, ठीक है। पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब मान लो ये पेन है, ठीक है, मान लो ये पेन है, मान लो ये पेन है, इस पेन में मेरा भी इंटरेस्ट है और मैं सामने वाले को बोल दूं कि ये पेन आज के बाद तुम्हारा है, तो दूसरे पर्सन का इसमें इंटरेस्ट बन जाता है ना। तो इस ये जो सेकंड पर्सन है जिसको मैं बोल रही हूँ, मैं ये डिराइव कर रही हूँ कि ये अब से तुम्हारा पेन है, तो उसका भी इस पेन में इंटरेस्ट बन जाता है ना, कोई धन संबंधी हो या, है ना, तो उसमें क्या उसकी तरफ से दिया गया स्टेटमेंट भी रेलेवेंट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट है given by those person जिनका किसी पक्षकार के वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है। मान लो ये कोई लैंड का हिस्सा है, आप इसको ये लगा लो, ये किसी लैंड का हिस्सा है, ठीक है, ये है पक्षकार ए और ये है बी, ठीक है। मान लो सी इस लैंड का ओनर था एक टाइम पे, ठीक है। अब सी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी ए को, तो अब ए हो गया ओनर, है ना। सी ने अपनी प्रॉपर्टी इसको दे दी और इसको बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, है ना, वो सब अब आपके हैं, ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपकी है। तो इसने जो इसके राइट से, जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं वो सब इसको डिराइव कर दिए, है ना। अब यदि ये बंदा क्लेम करता है तो ये सीधा सीधा बोलेगा ना इसको, भैया मैंने तो इसको दे दी ना, अब तुम देख लो क्या करना है, मैंने इसको प्रॉपर्टी दे दी, अब तुम देख लो, ठीक है। तो इनसे जो इनकी तरफ से दिया गया जो भी स्टेटमेंट होगा वो भी रेलेवेंट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो ये है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या कहा गया है, सेक्शन 16 में दो है पॉइंट, ठीक है, जिसमें से एक में तो कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उसका एजेंट, ठीक है, और सेकंड पॉइंट बोलता है कोई भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो तभी उस हैसियत से वाद ला हो सकता है जब तक वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर वो उसके द्वारा दी गई कोई भी जो स्टेटमेंट होगी वो रिलेवेंट नहीं होगी। अब सेक्शन 17 क्या कहता है, एडमिशन बाय पर्सन whose position must be proved as against party to suit। ये कि उन व्यक्तियों की स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है ना, जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है वो उसके विरुद्ध सुसंगत होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ए है,
एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ आएगा। ए है और बी है ना, एक वाद के एक पक्षकार है। ये जो बी है ये सी का ऑथोराइज्ड एजेंट है, सी का ऑथोराइज्ड एजेंट है। सी ने ए को बोला है कि आप मेरी तरफ से रेंट कलेक्ट करेंगे, जिसको मैंने रेंट दे रखा है, ठीक है, जिसको रेंट पे चीजें दे रखी हैं, आप मेरी तरफ से रेंट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको बी से भी रेंट कलेक्ट करना था, है ना। अब सी ने बोला कि तुमने बी से रेंट कलेक्ट कर लिया, उसने बोला हाँ मैंने तो सबसे कलेक्ट करके तुम्हें दे दिया रेंट। अब वो बोलता है मेरे पास तो नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है कि बी का जो रेंट है वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट, आप ये चीज ध्यान से देखना, इसका जो स्टेटमेंट रहेगा ना ए के अगेंस्ट, क्या स्टेटमेंट रहेगा, ये पर्सन कहता है कि मेरे से तो रेंट कलेक्ट नहीं हुआ अभी, और ए बोल रहा है सी को कि मेरे से तो मैंने तो रेंट कलेक्ट कर लिया है। अब ये बोल रहा है कि मेरे से अभी रेंट कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसका जो स्टेटमेंट है इसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, है ना, तो वो क्या, वो रेलेवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा इन द फेवर ऑफ सी, इन द फेवर ऑफ सी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लाइन समझाती हूँ। ये सेक्शन बोलता क्या, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, जिसकी पोजीशन प्रूव की जानी चाहिए एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, ठीक है। अगर ये बोल देता है कि मेरे से नहीं हुआ, तो ये इसके अगेंस्ट जो चीज बोल रहा है ना वो रेलेवेंट होगी इन द फेवर ऑफ सी, ठीक है। देखो आपकी बुक में भी आप देखना, आपको एग्जांपल दिया हुआ है यही कि ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ठीक है। बी sues A for not collecting rent due from C to B. A denies that rent was due from C to B. A's statement by C that he owed B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that she did not owe rent to B. Understood? ये चीज समझ में आ गई आपको। B का जो इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट होगा ना वो C के फेवर में रेलेवेंट होगा। जब ये बी बोल रहा है, सिंपल सी बात है, जब बी बोल रहा है मैंने तो रेंट दिया नहीं है आपको अभी तक, मैंने ए को रेंट नहीं दिया, और ए बोल रहा है मैंने तो सबसे कलेक्ट करके आपको दे दिया रेंट, और बी बोल रहा है कि मेरे से तो हुआ नहीं, तो सीधा सीधा है ना, जो बी का स्टेटमेंट है वो सही है ना, क्योंकि बी अपने ही अगेंस्ट क्यों बोलेगा, क्यों फालतू पैसे देगा दूसरे को, समझने की चीज है ना। तो डेफिनेशन ये आप समझो ना, सेक्शन की जो लैंग्वेज है थोड़ी हो सकती है उल्टी सीधी हो जाती है, ठीक है, एकदम डीप में चली जाती है, तो उसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स का सहारा लीजिए, आपको जल्दी समझ आएगा। सेक्शन 18 क्या बोलता है, देखो एडमिशन क्या बोलता है, ये एडमिशन बाय पर्सन, है ना, expressly referred to by party to suit, ठीक है। जब कोई पर्सन होता है किसी सामने वाले को बोल देता है कि भैया तुम इससे पूछ लो, किसी को, ये वर्ड है ना काफी मायने रखता है इसमें, एक्सप्रेसली किसी को रेफर कर देता है। अब मान लो मैं हूं, मैं बोल दूं भाई तुम मेरी जो फ्रेंड है ना मीना, आप इससे पूछ लो कि ये पेन बहुत अच्छा है, आप इससे पूछ लो, मैंने इसको ये घोड़ा बेची, सॉरी घोड़े का मैं एग्जांपल देती हूँ, इसमें बुक में आपकी घोड़े का ही है, लेकिन मैं आपको अपने पेन से समझाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि चलो मैं आपसे ले लेती हूँ, मैं बोलती हूँ ये पेन बहुत अच्छा है, मेरे स्टूडेंट से पूछ लो, क्योंकि मैं डेली इस पेन से ही पढ़ाती हूँ उनको।
अब आपको तो पता है, मैं आपके सामने ही इस पेन से लिखती हूँ, ये कहीं बंद नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आपका जो स्टेटमेंट है आप बोलोगे यस मैम, या तो ये सपोज आप मेरे फेवर में बोलते हो कि या तो ये बंद हो गया या ये नहीं हुआ, है ना। तो आपकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी वो रेलेवेंट होगी किसी भी फैक्ट में। अब इसमें वही दिया हुआ है, किसी भी सूट में वो रेलेवेंट होगी। इसमें क्या कहा गया है, एडमिशन बाय पर्सन, किसी भी पर्सन का एडमिशन जो एक्सप्रेसली रेफर्ड है। जैसे मैंने बोला कि आपसे पूछ लो, मैं आपको एक्सप्रेसली बोल रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स है ना, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स है, उनसे आप पूछ लो। तो टू बाय पार्टी टू सूट, तो आप किसी पर्सन को जब आप एक्सप्रेसली बोल देते हैं, एक्सप्रेसली बोल देते कि ये पर्सन है पर्टिकुलर, इससे पूछ लो आप इस बारे में, तो उस पर्सन का जो स्टेटमेंट रहेगा, है ना, वो उसमें सूट में क्या होगा, रेलेवेंट होगा। अब देखो ये तो था मेरा एग्जांपल, अब मैं आपको बुक का एग्जांपल है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा बुक के हिसाब से कि कै ने खे को घोड़ा बेचा, ठीक है, घोड़ा जानते हो भैया, हॉर्स, ठीक है। कै ने खे को घोड़ा बेचा, खे से क्या कहता है कि ये कैसा घोड़ा है, आप गै से पूछ लो इसके बारे में, है ना, गै से पूछ लो, क्योंकि गै इस बारे में सब जानता है, ठीक है। अब जो गै का जो स्टेटमेंट होगा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये बोल दे कि हाँ घोड़ा तो बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही बोले, नेगेटिव भी बोल सकता है, भाई ये घोड़ा तो अच्छा नहीं है ना, ये घोड़ा तो अच्छा नहीं है, आप मत लीजिए इसे। तो गै का कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ लो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट किसी भी सूट में रेलेवेंट माने जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने एक्सप्रेसली इसको रेफर किया है, एक्सप्रेसली रेफर्ड पर्सन है ये, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, अंडरस्टूड। ये चीज है इसमें, वेरी इजी और सिंपल है, जस्ट समझने की जरूरत है कि एक्सप्रेसली आप जिस पर्सन को रेफर कर देते हैं। अब मैंने ही बोला कि मेरे पेन के बारे में मेरे स्टूडेंट से पूछ लो आप, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जानते हैं मैं डेली इस पेन से लिखती हूँ, है ना। तो आप लोग बोलेंगे ना कि हाँ मैडम का पेन तो अच्छा ही चलता है, या कुछ बोल देंगे नहीं नहीं ये तो बीच में रुकता है, तो आप जो स्टेटमेंट देंगे वो रेलेवेंट मानी जाएगी, सिंपल एंड क्लियर, ओके। देखो हम पढ़ रहे हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तो हम उसको अलग अलग सेक्शन से अलग अलग तरीके से ये समझ रहे हैं कि कहाँ कौन सी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी और कहाँ नहीं। तो आप ये जरूरी नहीं बिल्कुल बुक से मैं जो कह रही हूँ वही चीजें, आप खुद के माइंड से भी सोच के देखिए कि कौन सी चीजें रेलेवेंट होगी और कौन सी नहीं हो सकती, है ना। अब आता है भैया सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या बोलता है, proof of admission, proof of admissions against person making them and by or on their behalf। कहते कि एडमिट करने वाले व्यक्ति के क्या क्या बोल रही है, किसी भी प्रूफ को, है ना, एडमिट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध उनके द्वारा और उनकी ओर से साबित किया जा सकता है क्या, एडमिट करने वाले व्यक्ति द्वारा, है ना, या उनकी ओर से या
उनकी ओर से साबित किया जा सकता है क्या? साबित किया जाना, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए, ठीक। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर जनरल रूल, जनरल रूल ऑफ एडमिशन, रूल ऑफ एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसको आप मार्क कर लें और इसको समझ लें चीज को। जनरल रूल ऑफ एडमिशन ये बोलता है कि उसको एडमिट करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी प्रूफ को, है ना, उसकी ओर से एडमिट करने पर, किसी व्यक्ति द्वारा एडमिट करने पर उसके फेवर में ये नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। उसको मीन्स ये सर्व नहीं करता। ये इसका एडमिशन का ये जनरल रूल है कि जो भी कोई किसी फैक्ट को एडमिट करता है वो उसके फेवर में नहीं होता भाई, वो उसके अगेंस्ट ही होता है, उसके विरुद्ध ही चीजें साबित होती हैं, उसके फेवर में साबित चीजें नहीं होती। आप ये जान लो, किसी भी फैक्ट को एडमिट करने पर वो उसके विरुद्ध ही जाती है, अगेंस्ट ही जाती है, उसके फेवर में नहीं जाती। ये एडमिशन का ये जनरल रूल है ना। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। एडमिशन का जनरल रूल क्या बोलता है कि दिस इज अगेंस्ट द पर्सन हु एडमिट। जो इसको एडमिट करता है ना, उसके अगेंस्ट ही प्रूव होती है। दिस प्रूव्स अगेंस्ट द पर्सन हु एडमिट। जो इसको एडमिट करता है ना, उसके अगेंस्ट ही होती है ये चीजें। तो अब 19 में है बहुत सी चीजें, मैं अभी आगे कराती हूँ आपको। देखो इसमें ये क्या बोलता है, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन। जो पर्सन इसको बना रहा है या उसकी ओर से क्या साबित की जा सकती है, तो इसकी ओर से साबित नहीं की जा सकती। ये हमारा जनरल रूल ऑफ एडमिशन बोलता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है कि जो भी प्रूफ या जो भी फैक्ट किसी व्यक्ति द्वारा बनाए जा रहे हैं, है ना, वो उसकी ओर से साबित किए जा सकते हैं, उसके फेवर में साबित किए जा सकते हैं। तो इसके देखिए, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, इसके जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये अगेंस्ट ऑफ पर्सन ही होता है, ठीक है। ये होगी चीज। अब हम चलते हैं भैया इसके एक्सेप्शंस की तरफ, है ना। इसके कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शंस क्या है, देखो फर्स्ट एक्सेप्शन है, यदि इसको बनाने वाला, है ना, किसी भी फैक्ट को एडमिट करने वाला, है ना, यदि वो व्यक्ति मर जाता, मर गया नहीं, ये चीज समझना, मर गया नहीं, यदि वो उस एक्ट के करने के बाद मर जाता, मान लो, है ना, इसमें एक एग्जांपल भी है, मैं उससे ही समझाती हूँ आपको। एक वो है वो क्या बोलते हैं यार, शिप है, शिप क्या बोलते हैं, देखो मैं भी भूल गई, है ना। एक शिप है, ये शिप है हमारी। इस शिप में ये एक पर्सन है ना, ये एक पर्सन है, ठीक है। इसने एक डायरी बनाई, ठीक। उस डायरी में बहुत ध्यान से समझना ये चीज, उस डायरी में उसने सब कुछ मेंशन किया। उस डायरी में उसने क्या क्या मेंशन किया, उसमें उसने लिखा कि जो हमारा बिजनेस ऑफ कोर्स है ना, बिजनेस ऑफ कोर्स,
बिजनेस ऑफ कोर्स समझते हैं ना, किसी भी काम को करने का जो एक क्रम होता है, क्रम। मान लो ये शिप है, ये शिप कहीं जा रहा है तो इसका जो रास्ता होता है ना वो फिक्स है। ऐसा तो नहीं होता कि वो रास्ता इधर उधर से चला जाता है। वो रास्ता जो शिप के जाने का होता है वो फिक्स होता है ना, वो कहाँ कहाँ से जाएगा। तो उसने उस डायरी में लिखा कि यहाँ से ये रास्ता, हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाके यहाँ पहुँचना है इनको, ठीक है। तो ये हमारा रास्ता होगा 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा, ये चीजें इसमें होंगी। तो इसने इस डायरी में, कहने का मतलब ये है, इस डायरी में अपना बिजनेस ऑफ कोर्स सब कुछ मेंशन किया है। अपना जो इनका पूरा रूटीन होने वाला है वो पूरा रूटीन मेंशन किया है, ठीक। दिस पर्सन इज स्टिल अलाइव, आप इसको मरा हुआ नहीं सोचना भी, है ना। तो अब ये पर्सन यदि बाय चांस किसी वजह से मर जाता, मान लो शिप में कोई प्रॉब्लम हो जाती या ये गिर जाता, कुछ भी किसी भी स्थिति से ये मर जाता, तो इसके द्वारा जो ये डायरी बनाई गई है, इसमें जो फुल रूटीन लिखा गया है, ये रेलेवेंट होता ना, ये इसने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी कहा, इसके फेवर में रेलेवेंट होता ना वो। अगर ये मर जाता तो ये इसके फेवर में रेलेवेंट होता, बिल्कुल होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसने तो पूरी चीजें, पूरा रूटीन इसमें मेंशन कर दिया ना, पूरा उसका कोर्स ऑफ बिजनेस मेंशन कर दिया ना इसमें, तो इसके फेवर में ये रेलेवेंट होता यदि वो मर जाता एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। आप जानते हैं ना डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, कोई भी इंसान मरते समय जो डिक्लेयर करता है उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, है ना, इसके फेवर में ये रेलेवेंट होता। ये इसका पहला एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू जनरल रूल वो उसके फेवर में प्रूफ नहीं हो सकता, आप उसको साबित नहीं कर सकते, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है कि यदि उस कोर्स ऑफ बिजनेस के रूटीन में यदि वो करने वाला इंसान यदि मर गया होता, है ना, ये शिप का एग्जांपल हमने लिया अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। और भी आप कुछ भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, बट दिस इज बेस्ट एग्जांपल। तो अगर ये मर गया होता तो इसके फेवर में डेफिनेटली वो इसके फेवर में रेलेवेंट होता। अंडरस्टूड? तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन तो ये था। देखिए इसमें दे रखे हैं 3-4। तो सेकंड है, सेकंड इसका एक्सेप्शन क्या बोलता है, कोई भी एक्सेप्टेंस, है ना, कोई भी एडमिशन, ठीक है, तभी साबित की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की या उससे रिलेटेड कोई भी, है ना, कोई भी स्टेटमेंट है जो उसकी कंडीशन को बताता है। अब जैसे क्या होता है, माइंड, बॉडी, है ना, बहुत मैं आपको सिंपल उसमें एक बार समझाती हूँ, फिर देखिए क्या होता है कि कोई भी, मान लो कुछ कोई भी फैक्टिंग इशू है ना, कुछ भी सपोज या ये पर्सन है ना, ये प्लेस है, यहाँ पर एक पर्सन पड़ा हुआ है, इसका मर्डर हो जाता है, ठीक है, ये ए है, इसने इसका मर्डर किया है, इसके जो माइंड एंड बॉडी का जो स्टेटस है ना, उससे आपको पता चल जाता है ना, माइंड एंड बॉडी की जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उनसे पता चल जाता है ना कि हाँ ये इस आदमी में खोट लग रहा है। पुलिस कैसे पहचानती है लोगों को? ऐसे ही तो पहचानती है। अब जब कोई चोरी कर लेता है, चोरी करने के बाद अगर वो पास में खड़ा रहता है उसकी एक अलग सी स्थिति रहती है ना,
किसी का कोई मर्डर कर दे तो मर्डर करने वाला ऑफकोर्स पुलिस के आने पर थोड़ा शिवर करता ही है ना। तो उसके जो माइंड और बॉडी की जो एक्सप्रेशन रहते हैं ना, उससे उसकी जो, अगर वो कहता भी नहीं है लेकिन जो एक एडमिशन रहता है उसकी तरफ से, वो क्या रेलेवेंट रहता है ना। उसके माइंड और बॉडी का जो स्टेटस है इन फैक्ट, इन इश्यू और इन एनी एक्सीडेंट और व्हाटएवर, तो वो क्या उस टाइम पे रेलेवेंट रहता है। तो सेकंड एक्सेप्शन हमें यही बोलता है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और एन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ द एक्सिस्टेंट ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी रेलेवेंट और इन इशू made at or about the time when such statement or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। कभी कभी वो क्या क्या बोलते हैं ना, अनादि संभाव्य को भी संभाव्य बना देता है। जो उसके माइंड और बॉडी की जो स्टेटस रहता है उससे जो चीजें पॉसिबल भी नहीं होती उसको पॉसिबल बना देता है। कितनी बार अपन डाउट कर लेते हैं ना कि इस बंदे ने मर्डर किया होगा, भी लग रहा है ये बंदा चोर लग रहा है, हो सकता है चोरी कर ले। अपन कहीं जाते हैं तो कुछ भी पहन रखा होता है तो अपन बोलते हैं ना ये बंदा चोर लग रहा है, तो थोड़ा छुपा लेते हैं इससे। पता कैसे चलता है? क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशन है, उसका जो माइंड और बॉडी का जो एक कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है, तो उससे अपन पता कर लेते हैं, है ना। तो ये है इसके एक्सेप्शन से। इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें मैं आपको करा ही देती हूँ। हाँ देखो, ए है वही मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं आपको बुक की लैंग्वेज से करा देती हूँ। एग्जाम्पल ई है, देखो ना, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड। तो ए है, 8 के पास कुछ 4 फिटेड कॉइन्स है ना। कुछ नकली नोट है, नकली सिक्के हैं, नोट है, कुछ भी करेंसी है उसके पास, ठीक है। हाँ, और उसको पता है कि ये नकली है, ही नोज, ठीक है। अब ये अक्यूज है, इस मामले में अक्यूज किया गया है कि इसके पास ये काउंटरफिट करेंसी है। वह यह साबित करने की क्या प्रस्थापना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था। अब वो ये क्या बोलता है कि मैंने, ये जो बी है ना, ये एक्सपर्ट है, ठीक है। वो बोलते हैं भाई मुझे तो इस बारे में पता नहीं था कि ये नकली है। अब सामने वाला विश्वास कैसे करेगा इस पे? तो ये बोलते हैं कि ये जो बी पर्सन है ना, ये पर्सन ना एक्सपर्ट पर्सन है। मैंने इस पर्सन से कहा था कि मुझे ये नकली लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये नकली हो सकते हैं, तो आप प्लीज इनको चेक कर दें, ठीक है। तो अब इसने चेक कर दिया, और इसने चेक करने के बाद बोला कि ये असली है ना, दीज आर ओरिजिनल्स। तो अब जब इसने, क्योंकि ये इसका एक्सपर्ट है, इसी ने बोल दिया कि ये नकली कॉइन्स नहीं है, ये असली है, तो मेरे पास तो वैलिड रीजन है ना, रीजन टू बिलीव है ना, रीजन टू बिलीव है कि ये असली है, तो मैं तो फिर इनको असली ही मानूंगा ना। सपोज आपके पास एक चेन है, ठीक है, आपने कहीं से ली है या आपको कहीं से मिल गई वो चेन, और आप उसको लेके जाते हैं सुनार के पास। आपको डाउट तो हो रहा है कि ये असली है या नकली है ना। आपको भी पता है आजकल तो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं ना ऐसे असली जैसे ही मिलते हैं। तो अब आपको डाउट तो हो रहा है कि ये असली है या नकली है, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं कि लग तो नकली सी रही है, पर ठीक है हम इसको सुनार को दिखा लेते हैं। अब आप जाते हो सुनार के पास, सुनार उसको चेक करता है, सुनार बोल देता है ये तो असली है। अब जब वो चैन भले ही वो नकली थी, लेकिन जब सुनार ने बोल दिया कि ये तो असली है, तो आपके पास तो रीजन टू बिलीव है ना कि ये तो असली है। आप तो बोलोगे ना कि भाई मैंने तो सुनार को चेक कराई, उसने भी बोल दिया कि ये तो असली है, तो ये चैन तो असली है। तो वो ही वाला है पॉइंट यहाँ पर
कि जब सामने वाला पर्सन, जब वो एक्सपर्ट है उस चीज का, वो ही बोल दे कि ये चीज असली है, तो ये तो इस बंदे के पास तो पूरा, ये तो फिर एक्यूजन से मुक्त हो जाएगा ना, क्योंकि इसको तो भाई रीजन टू बिलीव है कि ये चीज तो असली है। तो ऐसे पर्सन का जो कहने का मतलब ये है, ऐसे पर्सन का जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है, वो रेलेवेंट होगा इसको सही साबित करने के लिए, है ना। समझ आए। सेक्शन 19 जो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन कोई फैक्ट को एडमिट करता है, किसी चीज को एडमिट करता है, वो इसके अगेंस्ट ही प्रूव होती है ना। ये इसका जनरल रूल बोलता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, जिनमें ये एक्सेप्शन बोलते हैं यदि वो पर्सन मर गया होता तो वो उसके रेलेवेंट होगा, वो उसके फेवर में जाएगी। यदि इसके हिसाब से यदि उस पर्सन के पास रीजन टू बिलीव था, है ना, तो वो भी उसका जो स्टेटमेंट है वो भी उसमें एक्सेप्शन में जाएगा, वो भी रेलेवेंट माना जाएगा उसके फेवर में। ठीक है। तो और यदि, है ना, हाँ, तो ये चीजें हैं, ये चीजें, तो ये कुछ 19 के ना एक्सेप्शंस हैं। तो इन एक्सेप्शंस को आप जरूर पढ़ना, ये पढ़ो, उसके बाद एक्सेप्शन पढ़ना, उसके बाद फिर ये लाइन पढ़ना, तो आपको क्या अच्छे से समझ आ जाएगी। और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको दोबारा से करवाऊंगी। अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो सकता है, हो जाती है ना, अपन से भी हो जाती है, उसमें क्या हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मेरा भी इधर उधर चला गया तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। बातें करके टाइम खराब नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। When oral admissions as to contents of document, देखो एक बार में समझ नहीं आती ना चीजें तो उसको दोबारा देख लो, है ना। अब तो कितना बढ़िया जमाना है ना। अब तो टीचर को बार बार बोलना भी नहीं पड़ता कि फिर से करा दो। अब तो भैया आपके पास रिकॉर्डिंग है, सब आगे पीछे करके देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। फिर भी नहीं समझ आता, फिर भी अपने टीचर को बोलो, कमेंट करो कि हमें करा दो। ऑफकोर्स जो आपका टीचर है आपका क्या बोलते हैं, भलाई चाहता है तो कराएगा आपको। तो ये अब ये देखो भैया, सेक्शन 20 क्या बोलता है, when oral admission as to contents of documents are relevant। हमने क्या एडमिशन की डॉक्यूमेंट में क्या बोला था, हमने एडमिशन की डॉक्यूमेंट उसमें डेफिनेशन में बोला था कि ओरल डॉक्यूमेंट, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ये कुछ भी, ये किसी भी फॉर्म में होता है तो एडमिशन होता है। कोई भी फैक्ट यदि इस फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, एडमिशन होता है। तो अब ये बोलता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, इस डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को क्या प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन की जरूरत है। अब मैं जैसे आपको बोलती हूँ ये बुक है, मैं बोलती हूँ ये बुक, ये बेयर एक्ट है, आपको दिखा रही हूँ, ये इसका सेक्शन 20 है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं आपको ये बोलूँ कि अब ये तो होगी बुक, ये है आपका डॉक्यूमेंट, ये है आपका कंटेंट। अब जब इसमें लिखा ही हुआ है तो इसको मैं बोल दूं, है ना, तो इसके लिखे को मैं ओरल एविडेंस से क्या प्रूव करूं, उससे तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, सेक्शन 20 में यहाँ ये लिखा हुआ है। अब इसके लिए मैं एक अलग से डॉक्यूमेंट थोड़ी लाके दिखाऊंगी आपको कि हाँ एक मैं इसमें तो हो सकता है, इसमें तो
गलत है ये, मैं दूसरा ला के दिखाती हूँ उसमें सही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी बेयर एक्ट उठाओगे सेक्शन 20 में यही लिखा है, यही कंटेंट है। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो रिटर्न में होते हैं और उनका जो कंटेंट होता है ना ऑलरेडी प्रूव होता है ना, वो तो ऑलरेडी रिलेवेंट है। उनको प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमें वहां पर सेकेंडरी कोई एविडेंस या कुछ देना पड़ जाता है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 में बोल रखा है ना कि अब जब आपको सेकेंडरी कुछ देना होता है तब आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, है ना। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी रेलेवेंट है, उसके लिए ओरल एविडेंस की अलग से जरूरत नहीं होती। देखो आप इसमें क्या लिखा है, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। किसी दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में उसका जो इंटरनल कंटेंट होता है, मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती, तब तक वो रेलेवेंट नहीं होती यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर वस्तुओं का जो सेकेंडरी एविडेंस देने हैं वह इसके पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है। यह दस्तावेज का एक तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि जो उस भाई ये तो बुक है ना, उस डॉक्यूमेंट में जो चीज दी गई है, डॉक्यूमेंट में जो चीज दी गई है वो डुप्लीकेट है, मतलब नकली है, असली नहीं है वो, ठीक है। जब उसकी आप ऑथेंटिसिटी पे उसको ब्लेम करते हो तब आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज आप ओरल एविडेंस की कोई खास जरूरत है नहीं, जब तक उसकी डिमांड ना हो, है ना, तो वो अपने आप में ही एक रेलेवेंट है। अब मान लो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, चलो आपको ये भी मान लो समझ नहीं आई, वैसे तो आ जानी चाहिए, वेरी इजी इट इज, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है वो अपने आप में प्रूवन होता है। कुल मिला के ये है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती तब तक जब तक कि आप उसको ये साबित ना करते सामने वाला कि या तो ये नकली है ना, आपको उसे असली प्रूव करना है, इसीलिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो या फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, जैसे कि सेक्शन 60 में बताया गया, आगे पढ़ाएंगे आपको इस बारे में, ठीक है। तो यही एक चुनौतियां हो सकती हैं, तभी आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, अदरवाइज वो अपने आप में सफिशियंट है। अब सेकंड में आपको बोलती हूँ, मान लो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी बर्थ डेट लिखी हुई है ना, अब जब आप पैदा हुए थे वो तो तब की है, तो वो अपने आप में वो क्या एक डॉक्यूमेंट है ना, और वो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए किसी और डॉक्यूमेंट की तो जरूरत नहीं है ना। आप अगर सामने वाला आपको बोलता है नहीं नहीं ये तो आपकी नहीं है, तब आप जरूर बोल सकते हो क्यों भाई ये मेरी है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, आप इसको चेक कर लो, है ना, तो तब आप बोल सकते हैं। अदरवाइज तो वो डॉक्यूमेंट खुद बोलता है कि नहीं भाई मैं अपने आप में सक्षम हूँ बोलने के लिए कि मेरे जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है, ठीक है। रेलेवेंट की भाषाएं भैया बहुत सारी हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें आपकी रेलेवेंट है क्या नहीं है, बस यही समझ रहे हैं हम लोग कि कौन सी चीज किस मैनर में रेलेवेंट हो जाएगी और कौन सी चीज रेलेवेंट नहीं होगी।